हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो उसका ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले 6 लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक ही प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। सारे लेक्चर्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, और आएंगे जितने भी आगे आने वाले जो भी आपके लेक्चर्स है, वो भी सब आपको उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट होता है या कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। या फिर टेलीग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे भी अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और पीडीएफ एकदम यहाँ पे फ्री है। तो आपको कोई चार्जेस वगैरह ऐसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सब आपको पीडीएफ के थ्रू आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड चीज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ पे फाउंडर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, ऐसा ही वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे रेलवेज वाले आपका जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है वहां पे भी करवा चुका हूँ। और हमने जो एमटीएस की 4 वीडियोस की सीरीज करी थी, उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब जैसा आपको पता है, ये आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहा है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ साथ हम यहाँ पे बाकी जो हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हमें दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है इंडिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आपकी यहाँ पे एक और आप बोल सकते हो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, या फिर काउंट कर सकते हो, या फिर कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट में काउंट कर सकते हो। और उसका नाम था यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नाम आपके एग्जैक्ट सेम है, बस आपको यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, एक में इंडिया और एक में यहाँ पे पीपल। अब जो ये पीपल वाली जो सोसाइटी वाली मूवमेंट है, बेसिकली ये आपके यहाँ पे फाउंडर थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय यहाँ पे थे फाउंडर। तो यहाँ पे तो अपना रहा है, ये वाला आंसर होना नहीं है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसमें बेसिकली आपके फाउंडर रहने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या बात की गई थी कि यहाँ पे इनका एम पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सोसाइटी से ये एम था कि यहाँ पे ट्रेन किया जाए, जो भी आपके नेशनल मिशनरीज वगैरह हैं उन सबको यहाँ पे ट्रेन किया जाए कि वो इंडिया के लिए सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ जैसे जो ट्राइबल गर्ल्स हैं, उनके एजुकेशन के ऊपर बात करी गई थी। अब जैसे ना आपको पहले बताया कि जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स या फिर कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए हैं, उसमें आप ज्यादातर देखोगे कि आपकी जो विडो रीमैरिज थी उसके सपोर्ट में आए हैं। जो कल आपके चिल्ड्रन मैरिज है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कोई कोई आपका यहाँ पे, अगर आप ये दो तो आपके कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हर एक ज्यादा से ज्यादा 90 से 90% से भी ज्यादा लोग जो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट के फाउंडर्स हैं, वो इनको सपोर्ट या फिर अगेंस्ट थे। पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। कोई चाहता था कि यहाँ पे अपना इंडियन बेस्ड जो एजुकेशन है वही आगे बढ़े, फिर कोई यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट करता था, ठीक है। जैसे हमने ट्रिपल आर को देखा था, राजा राममोहन रॉय के, हमने ब्रह्मो समाज में भी देखा था, उस सब में भी आपको यहाँ पे चीजें पता होंगी। अब देखो, उसके अलावा आपको यहाँ पे और जो नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे नारायण मल्हार जोशी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये फाउंडर है सोशल सर्विस लीग के, सोशल सर्विस लीग के यहाँ पे ये फाउंडर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और ये आपकी बनी है 1911 में, ठीक है। 1911 में ये आपकी बनी है, ये याद रखना। और इंडिया सोसाइटी वाला जो है ये आपकी बनी है 1905 में पुणे में, ठीक। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो आपकी ये पीपल सोसाइटी है ये आपकी बनी है 1921 में लाहौर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रख के चलनी है। अब इसके अलावा देखो, आपको यहाँ पे जो दे रखा है गोपाल गणेश अगरकर। अब जो गोपाल गणेश अगरकर है ये बेसिकली आपके फर्स्ट एडिटर थे यहाँ पे केसरी न्यूज़पेपर के, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे केसरी न्यूज़पेपर था उसके यहाँ पे ये फर्स्ट एडिटर थे। और ये केसरी न्यूज़पेपर किसके मतलब किसने फाउंड किया था, तो उनका नाम था यहाँ पे लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक का यहाँ पे जो केसरी न्यूज़पेपर था उसके फर्स्ट आपके एडिटर थे यहाँ पे गोपाल गणेश अगरकर। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे सुधारक,
सुधारक बेसिकली यहाँ पे बताता था, यहाँ पे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट चीजें के बारे में बताता था, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पे बात करता था। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज आपको याद रख लेनी है। और अगर आप यहाँ पे इनका प्रोफेशन देखोगे तो ये एक एडवोकेट थे। ठीक है, ये एक एडवोकेट थे। अब इन्हीं के नाम जैसे ना आपको एक और पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगी, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपाल हरि देशमुख है, इनको बुलाया जाता था लोकहितवादी के नाम से। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से इनका बेसिकली ये पेन नेम था। अगर ये कुछ भी यहाँ पे लिखा करते थे तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर नाम से यहाँ पे लिखा करते थे। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने ना एक प्रभाकर करके यहाँ पे इन्होंने लिखा था। ठीक है, प्रभाकर इनका एक वर्क है जो उन्होंने लिखा था, और ये इस पर्टिकुलर पेन नेम के साथ लिखा था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट देखते को अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे श्री रामकृष्ण मिशन। श्री रामकृष्ण मिशन। ठीक है, या मिशन की जगह आपका यहाँ पे मूवमेंट। ठीक है, मिशन भी दे सकता है, मूवमेंट भी दे सकता है, तो दोनों आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और ये किससे स्टार्ट करी थी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह सब याद रहने चाहिए। तो ये थी आपके यहाँ पे विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज देखो, आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट से पहले यहाँ पे आपको रियल नेम पता होना चाहिए यहाँ पे विवेकानंद जी का, तो वो आपको यहाँ हम लोग यहाँ पे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो विवेकानंद जी का रियल नेम था, इनका रियल नेम था नरेंद्र दत्ता। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये था रियल नेम इनका। अब ये जो आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इन्होंने बेसिकली अपने गुरु के नाम पे यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू करी थी, और इनके गुरु का नाम था यहाँ पे रामकृष्ण, राम रामकृष्णन परमहंसा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंसा। ठीक है, हंसा। अब पर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये भी इनका असली नाम नहीं था, जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का भी यहाँ पे रियल नेम ये नहीं था, तो इनके गुरु का रियल नेम था यहाँ पे गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के रियल नेम याद रख लेना, किसके ऊपर यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू करी गई थी, किसने शुरू करी थी, ये सब आपको याद रखना। और यहाँ पे बेसिकली सेल्वेशन वगैरह या फिर सर्विस वगैरह की यहाँ पे बात करी गई थी, कि दूसरों की हेल्प करना यहाँ पे एक तरीके से सर्विस है यहाँ पे, कि हम भगवान की हेल्प कर रहे हैं। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखो, थोड़ी और अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपको ना यहाँ पे दो मूवमेंट और याद रख लेना। एक जैसे आपका है यहाँ पे परमहंसा। ठीक है, एक आपका जैसे हो गया यहाँ पे परमहंसा मंडली, परमहंस मंडली। और एक है आपकी यहाँ पे मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा। अब ये जो दोनों मूवमेंट बोल लो या फिर आप सोशल कल्चरल रिफॉर्म बोलो, जो बोलना चाहो, तो ये जो दोनों आपके हैं, ये इनके फाउंडर्स आपके सेम ही हैं, और उनका नाम है यहाँ पे डडोबा, डडोबा पांडुरंग, डडोबा पांडुरंग। और दूसरे का नाम है यहाँ पे मेहताजी, मेहताजी दुर्गाराम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये फाउंडर रहने वाले इन इन दो पर्टिकुलर चीजों के। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, तो ये बेसिकली आपके रिलेट किससे करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके रिलेट करते हैं यहाँ पे बेथुन स्कूल से। ठीक है, बेथुन स्कूल से यहाँ पे ये रिलेट करता है। बेथुन स्कूल बेसिकली किससे रिलेटेड करता है, यहाँ पे ये किससे रिलेट करता है, तो ये आपका रिलेट करता है वुमेन के एजुकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि किस आपके यहाँ पे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये आपके रिलेट करते हैं बेथुन स्कूल से। और बेथुन स्कूल आपका यहाँ पे बेसिकली स्कूल था वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। और कहाँ बनाया गया था, तो ये भी याद रखना, पहले तो 1879 का है, और कलकत्ता में बनाया गया था। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे ना बेसिकली इन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज वगैरह को सपोर्ट किया था। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए यहाँ पे एक अपना कॉलेज खोला था, पर वो कॉलेज था यहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत वगैरह यहाँ पे इनका एक कॉलेज था, पर वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए यहाँ पे इन्होंने खोला था। ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर ये जो आपके वेस्टर्न थॉट्स वगैरह होते थे, उनको संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पे ये लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे याद रख लेने। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है,
पहला आपका यहाँ पे कि इन्होंने कॉलेज खोला था संस्कृत का नॉन ब्राह्मण्स के लिए। दूसरा इन्होंने यहाँ पे जो इनके वेस्टर्न थॉट्स वगैरह थे, यहाँ पे जो वेस्टर्न थॉट्स ये सुनते थे जो भी था, वो सब ये संस्कृत लैंग्वेज में आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करते थे, संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे लोगों को बताया करते थे। तीसरा है आपके यहाँ पे हो जाएगा कि इन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। बाकी तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो डिस्कस कर रखे हैं जो भी आपके समाज वगैरह हैं, पर यहाँ पे आपको एक और मूवमेंट याद रख लेना, वो है आपके यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट। अब जो यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है यहाँ पे? इनका नाम है हेनरी विवियन डिरोजिया, ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजिया। अब बेसिकली इनको बोला जाता है फर्स्ट, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है यहाँ पे नेशनलिस्ट फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इंडियन नहीं है, एंग्लो इंडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने बाद में इंडियन सिटीजनशिप आप बोल सकते एक तरीके से लिए, पर इसलिए पर ये बस इतना आपको याद रखना है कि एंग्लो इंडियन है ये, कंप्लीट इंडियन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद देखो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपकी सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स हो गए या फिर जो आपकी मूवमेंट्स वगैरह थी उनके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें। तो देखो एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जैसे हमने बात करी थी ना यहाँ पे जो आपकी विवेकानंद थे, ठीक है। तो विवेकानंद जी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है उनके शिकागो की स्पीच से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले तो याद रखना आपको वो पूछेगा कि स्पीच उन्होंने कहाँ पे दी थी, तो शिकागो में दी थी। और ईयर याद रखिए ना 1893, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, जो आपसे पूछी जाती है। अब इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे हमें सेवा सदन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सेवा सदन के फाउंडर कौन है, तो याद रख लेना यहाँ पे सेवा सदन के फाउंडर है बहराम जी मल्हारी, ठीक है, एम मल्हारी। तो आपको यहाँ पे ये याद रहना चाहिए। फिर दूसरा देखो, हम वैसे शायद मैं आपको देव समाज बता चुका हूँ, पर अगर नहीं बताया तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। तो देव समाज के यहाँ पे जो फाउंडर है इनका नाम है यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। और ये आपका यहाँ पे 1887 का है, याद रखना है। और ये आपका यहाँ पे 1908 का है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों डेट्स, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह पता हो, वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, जैसे आपके यहाँ पे आ गई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये आपके यहाँ पे फाउंडर थे ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, ठीक है। और पूरा लिख लो यहाँ पे, तो ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये याद रखना। और ये आपकी थी यहाँ पे 1925 की मूवमेंट। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो आपका यहाँ पे हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज के फाउंडर आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना यहाँ पे दीन दयालु शर्मा। ठीक है, दीन दयालु शर्मा। और 1899 से रिलेट करता है आपका यहाँ पे, ये भी याद रख लेना है। और कहाँ पे है? दिल्ली में है। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? तो आपका कर्जन था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जस्टिस मूवमेंट अगर आपसे पूछ ले, तो देखो जस्टिस मूवमेंट जो है आपका यहाँ पे फाउंडर हो जाएंगे CN मुडालायर। और एक आपके हो जाएंगे P त्यागराजा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर आपकी एक और मूवमेंट है यहाँ पे जिसका नाम आपको याद रखना है वोकेलिगा संघ। अब इसमें आपके जो नाम है थोड़े से आप बोलोगे अलग है, तो वो आपको इजीली याद आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे है मरप्पा, और फिर यहाँ पे मुनि सोमप्पा, ठीक है, मरप्पा मुनि सोमप्पा। तो ये दोनों आपके यहाँ पे फाउंडर्स है इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे मूवमेंट की, और ये आपकी हुई थी मैसूर में, ठीक। तो ये भी याद रखना। और ये दोनों जो आपकी मूवमेंट्स है, दोनों जो आपको अभी अभी मैंने बताई, जस्टिस मूवमेंट और वोयलिगा मूवमेंट, तो ये बेसिकली आपकी दोनों नॉन ब्राह्मण्स के लिए मूवमेंट है, और अगेंस्ट है ब्राह्मिकल जो आपका कल्चर वगैरह होता था उस टाइम पे, जो भी आपके यहाँ पे मूवमेंट है, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा और अलग से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतपालना मूवमेंट। और एक इसी में ही एक और मूवमेंट यहाँ पे कर देना,
वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे एरुविपुरम मूवमेंट। अब एरुविपुरम मूवमेंट और ये दूसरी वाली आपकी जो मूवमेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। फाउंडर आपको, तो देखो ये आपके रहने वाले हैं यहाँ पे नारायण गुरु स्वामी, नारायण गुरु स्वामी। ठीक है, और इन्होंने ना एक बेसिकली कास्ट बोल लो या ग्रुप बोल लो, इन्होंने बनाया था, उसका आपको नाम पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। अलग कलर यूज कर ले रहा हूँ मैं, जिसका नाम था यहाँ पे ऐशवास। ठीक है, ऐशवाज यहाँ पे, या तो आप इसको कास्ट बोल सकते हो, आपको ऑप्शन में कास्ट दे देगा, या फिर आपको एक ग्रुप करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर पूछता है यहाँ पे, तो ये रिवर याद रख लेना है यहाँ पे नैनार रिवर के पास। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये नाम है, ठीक है, जगह का। एरुविपुरम ये जगह का नाम है, वहां पे ये रिवर उसके पास, उसके बैंक पे बेसिकली आपकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पे लोकेटेड है। तो वहां पे ये रिवर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नाम दे सकता है। रिवर का भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप वगैरह यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश वगैरह किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, बाकी तो देखो हम लोग यहाँ पे, मैं आपको तुलसीराम वाला ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट करा चुका हूं, अगर नहीं करा है तो यहाँ पे लिख लेना कि आपके यहाँ पे जो राधा स्वामी मूवमेंट है, राधा स्वामी मूवमेंट जो है, इसके फाउंडर अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके फाउंडर है यहाँ पे तुलसीराम। इसके फाउंडर है यहाँ पे तुलसी राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आपके यहाँ पे कुछ और आपकी मूवमेंट है, वो हम अगले क्वेश्चंस के साथ कवर करते रहेंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज फाउंडेड बाय एम जी रानाडे एंड जी वी घोष। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर कौन सा आपका यहाँ पे इन चारों में से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ढूंढा था, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो जैसे आपको पहला दे रखा है अभिनव भारत। अब अभिनव भारत के अगर आपको फाउंडर पूछे जाते हैं तो याद रखना वी डी सावरकर यहाँ पे इसके फाउंडर होने वाले, और इनके भाई जो है यहाँ पे, जिनका नाम है यहाँ पे जी डी सावरकर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लो, आपको ज्यादा इजीली याद रह जाएगा। तो वी डी सावरकर और जी डी सावरकर आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस तो होना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका यहाँ पे ए ओ ह्यूम के अंडर था, ये तो हम यहाँ पे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजन था बाकी तीन में होना चाहिए था, तो पहला वाला आपको अलग से याद रख लेना है। दूसरा वाला यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ए ओ ह्यूम। और तीसरा वाला जो आपके यहाँ पे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसके फाउंडर जो है इनका नाम है यहाँ पे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो तीन फाउंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया आपके फिरोज शाह मेहता, दूसरा आपका नाम है यहाँ पे के टी तेलांग, और तीसरे का आपका यहाँ पे नाम है बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बहरुद्दीन बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम ही है पूरा, तो याद रख लेना। ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है 1885, आपको यहाँ पे ईयर याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लियरली अब देखने को मिल रहा है कि जो आपके यहाँ पे एम जी रानाडे है, जी वी घोष हैं, ये बेसिकली आपके फाउंडर है यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रख लेना। ये आपकी मूवमेंट जो मतलब ये जो आपका एसोसिएशन है, ये आपका 1870 का एसोसिएशन है, तो आपको ईयर भी यहाँ पे इसका याद रख लेना है। फिर इसके अलावा देखो आपकी कुछ और ऐसी मूवमेंट्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे आपने यहाँ पे एक मूवमेंट सुनी होगी टेम्पल मूवमेंट। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है बेसिकली अब यहाँ पे ये फेमस क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसके फाउंडर हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और अम्बेडकर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बनाने में यहाँ पे इनका मेन रोल था। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके यहाँ पे मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को फुल सपोर्ट था यहाँ पे गांधी जी का भी। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे ये मूवमेंट फेमस थी। फिर अगली आपकी जो मूवमेंट है ये आपकी है मीर मूवमेंट। अब मीर मूवमेंट जो है, इसके फाउंडर थे यहाँ पे टीटू मीर। तो अब जो यहाँ पे टीटू मीर है बेसिकली आपको नाम से ही जैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप देखो कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर थे यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू करी थी, ये अगेंस्ट करी थी यहाँ पे जो इनके रीजन में हिंदू लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, उनके खिलाफ यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू की गई थी। और जो ये मूवमेंट है ये बेसिकली आपकी यहाँ पे शुरू हुई थी 1831 में। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक हो गया आपका वहाबी। ठीक है, वहाबी मूवमेंट इसको बोलते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वलीउल्लाह मूवमेंट, ऐसे करके कुछ यहाँ पे नाम है, तो ये भी नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाउंडर अगर आपसे पूछ ले, फाउंडर याद रखना, फाउंडर है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट के सैयद अहमद बैरवी। सैयद अहमद बैरवी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ना बेसिकली, तो यहाँ पे इस मूवमेंट में बेसिकली दो चीजों की यहाँ पे बात करी गई है।
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही ज्यादा अलग है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीजों की यहाँ पे बात करी है। पहला यहाँ पे बोला है दर उद हरब, ठीक है। दर उद हरब मतलब होता है यहाँ पे लैंड ऑफ काफिर्स, ठीक है, लैंड ऑफ काफिर्स। और एक यहाँ पे टर्म यूज करी गई थी यहाँ पे दर उल दर उल इस्लाम, ठीक है। यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे जो टर्म यूज करी गई थी वो यहाँ पे करी गई थी दर उल इस्लाम। अब यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया इसको इसको इसका मतलब है यहाँ पे लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। एक का मतलब है लैंड ऑफ काफिर्स और एक का मतलब है यहाँ पे लैंड ऑफ इस्लाम। तो बेसिकली इस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं लोग कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ काफिर्स है, जिसको ये लोग एक तरीके से कन्वर्ट कर देंगे या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लैंड ऑफ इस्लाम में। ये इस मूवमेंट का कहना है, ठीक है। तो ये इसको ये मत समझना कि हर मूवमेंट का कहना यही है, सिर्फ और सिर्फ इसी मूवमेंट का कहना जिसमें यहाँ पे बताया गया। ये दो वर्ड्स वगैरह आप देखोगे, ये दो कीवर्ड्स आप बोल सकते हो यहाँ पे यूज करे गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा देखो जो आपकी और भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही मुस्लिम आपकी मूवमेंट्स है, और भी आपकी मूवमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे फैराजी मूवमेंट। अब देखो फैराजी मूवमेंट जो है यहाँ पे, अगर आपको इसके फाउंडर पूछे जाते हैं तो फाउंडर है यहाँ पे हाजी शराइतुल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए इनके फाउंडर। अब यहाँ पे इसमें बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करी गई कि आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। पे रेंट मतलब यहाँ पे जो रेंट दिया करते थे तो उसको यहाँ पे मना किया गया कि आप यहाँ पे रेंट नहीं दोगे। इस तरीके की आपकी मूवमेंट है, पर यहाँ पे एज सच आपको ये नहीं पूछा जाएगा इतना डीप में। जो पूछा जाएगा वो आपको ये पूछा जाएगा फाउंडर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे एक और मूवमेंट है जिसका नाम है यहाँ पे अहमदिया मूवमेंट। अब अहमदिया मूवमेंट जो है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाउंडर जो है ये इनका नाम है यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। अब मिर्जा गुलाम अहमद जो आपकी जिन्होंने फाउंड किया तो 1889 में फाउंड हुई है। और ये अगर आप देखोगे जैसे हिंदुइज्म में आप जैसे ब्रह्म आपका ब्रह्मो समाज था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपने रिलीजन के तौर पे एक तरीके से आप समझो कि यहाँ पे लाइक वाइज लाइक आप जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके जैसा दिखने वाला जो मूवमेंट है एक तरीके से, तो उसी तरीके का आपका यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज जो वहां पे कर रहा था उसी तरीके का मूवमेंट आपका ये अहमदिया मूवमेंट है, ठीक। जो कि बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट अपोज करता है यहाँ पे जिहाद वगैरह का। तो यहाँ पे ये चीजें बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी जो यहाँ पे भूली गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे आगे आगे हम बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। और यहाँ पे ये जो बोला गया कि यहाँ पे ब्रह्मो समाज के इक्वल या फिर इसके जैसी है, तो ये यहीं पे बोला गया है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया है बस सिंपल टर्म्स में, ऐसे याद रखो। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपके यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट है, तो अलीगढ़ मूवमेंट का यहाँ पे जो फाउंडर था वो था यहाँ पे सैयद अहमद खान, ठीक है। तो ये आपको फाउंडर याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका कहना यही था कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स वगैरह हैं, इंडियन मुस्लिम्स है, उनको यहाँ पे पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे शुरू की गई थी। और 1875 की आपको यहाँ पे ईयर याद रख लेना है। इसमें ही आप देखोगे यहाँ पे कि आपका एक और, अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपका अलीगढ़ में ही है, ठीक है। ये भी आपका अलीगढ़ में है। और 1875 आपको ईयर भी याद रख लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे पढ़ाने की पढ़ने लिखने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और आपको मुस्लिम से रिलेटेड आपको एक स्कूल देखने को मिलेगा जिसका नाम है दियोबंद स्कूल। अगर इसके फाउंडर पूछे जाए तो इसके फाउंडर का नाम है यहाँ पे मोहम्मद आबिद हुसैन, मोहम्मद आबिद हुसैन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है यहाँ पे मुस्लिम वगैरह की, तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे जो ये है सैयद अहमद खान, तो ये आपके अपोज करते थे आईएनसी को, ठीक है। ये आईएनसी को अपोज करते थे और जो ये है ये आईएनसी को सपोर्ट करते थे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, भले ही एजुकेशन से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं, पर जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको सपोर्ट करते थे यहाँ पे जो दियोबंद स्कूल के फाउंडर थे मोहम्मद आबिद हुसैन। और जो आपके सैयद अहमद खान थे ये आपके यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा देखो कहीं पे भी अगर आप हरिजन टर्म सुनोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हरिजन टर्म है ये आपकी गांधी जी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी का नाम आपको यहाँ पे जोड़ना है, बी आर अम्बेडकर का नाम आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहती है,
तो बी आर अम्बेडकर तो वैसे भी आपके यहाँ पे इस टर्म से यहाँ पे नफरत करते थे, एक तरीके से आप देखोगे उनको ये पसंद नहीं था ये टर्म। ठीक। तो यहाँ पे हरिजन कितनी भी आपके यहाँ पे हरिजन से रिलेटेड कोई भी आपके यहाँ पे कोई मूवमेंट हो गई, कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ भी हो गया, सब आपके यहाँ पे गांधी जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका हरिजन कैंपेन है 1932 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो लिख ही दे रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे हरिजन कैंपेन है 1932 का, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जो आपकी यहाँ पे होम रूल लीग थी, ठीक है, होम रूल लीग जो थी, ये आपकी बनाई गई थी यहाँ पे 1916 में। दो फाउंडर आपको याद रखना है, एक तो आपके हैं तिलक और दूसरी थी आपके यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, तो पहली आपकी जो होम रूल लीग थी, दो होम रूल लीग थी, दोनों सेम ईयर में ही बनी है। पर पहले वाली जो होम रूल लीग है वो आपकी तिलक ने बनाई है और दूसरी वाली एनी बेसेंट ने, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है एक आपकी मूवमेंट है जिसका नाम है यहाँ पे थियोसोफिकल मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो आपकी यहाँ पे मूवमेंट है, पहले तो याद रखना इसके हेडक्वार्टर थे यहाँ पे पहले न्यूयॉर्क में, बाद में शिफ्ट करके ये अपने हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे लेके आ गए थे एडीआर में, जो कि बेसिकली आप देखोगे मद्रास रीजन में पड़ता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है। अगर आपको यहाँ पे फाउंडर बोले जाता है कि फाउंडर कौन है इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे मूवमेंट के, तो फाउंडर भी याद रख लो। फाउंडर का नाम है यहाँ पे मैडम HP ब्लवात्स्की। ठीक है, ब्लवात्स्की। और दूसरे का नाम है यहाँ पे कर्नल कर्नल ओलकॉट। ठीक है, ओलकॉट। तो यहाँ पे दोनों के आपको फाउंडर के नाम याद रखने हैं। बाकी आपको यहाँ पे ये आपका पहले का हेडक्वार्टर है, जो आपको पूछेगा कि कहाँ बनाई गई थी ये मूवमेंट, तो उस केस में आपका न्यूयॉर्क आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ बाद में शिफ्ट करा गया हेडक्वार्टर, तो उसमें उस केस में आपको यहाँ पे एडीआर याद रखना है। उसका लास्ट अपना एक रह गया, वो आपको याद रखना है यहाँ पे लेबर पार्टी। अब आपसे बोला जाता है यहाँ पे कि लेबर पार्टी यहाँ पे किसने ढूंढी थी, फाउंड करी थी, तो पहले तो आपको ईयर याद रख लेना है। यहाँ पे 1936 की यहाँ पे बात है और ये फाउंड करी थी BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं जो आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए दो क्वेश्चंस के साथ। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन जो था आपका यहाँ पे कौन से ईयर में इंडिया में आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये वाला सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एमटीएस में भी करा चुका हूँ, रेलवे में करा चुका हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हमने अभी कवर नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो आपको दो ईयर्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला कि साइमन कमीशन कब बना था और वो कब इंडिया आया था। ठीक है, तो दोनों के ईयर अलग अलग हैं। जब साइमन कमीशन बना था वो ईयर था यहाँ पे 1927। तो अगर आपको यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड पूछा गया कि यहाँ पे कब स्टैब्लिश हुआ था, तो उस केस में 1927 होता। पर अगर आपसे यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो इंडिया में कब आया, तो वो आपका ईयर हो जाएगा 1928। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे रिजेक्ट क्यों किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है रिजेक्ट इसलिए किया गया था कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एक भी इंडियन इसमें नहीं था और यहाँ पे 7 मेंबर की बॉडी थी, तो ये भी याद रख लेना। तो इसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि ये इंडिया से रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा था। इंडिया के आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपकी यहाँ पे चीजें हैं उसको डिस्कस कर रहा था, एक टाइप से आप ये बोल सकते हो। पर यहाँ पे एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम थोड़े गवर्नर्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, गवर्नर या फिर आप बोल लो यहाँ पे जो आपके वाइस रॉयज वगैरह थे, उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका है यहाँ पे चेम्स फोर्ड। अब चेम्स फोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गांधी जी थे वो जब यहाँ पे इंडिया में वापस आए थे 1915 में, ठीक है, तब यहाँ पे ये नहीं था। पर इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1916 से जो शुरू हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। जैसे अगर हमने यहाँ पे अगर याद करें, तो हमने देखा था गांधी जी से रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया था। पहला आपका यहाँ पे जैसे चंपारण मूवमेंट आपको यहाँ पे याद होगा। ठीक है, चंपारण आपको याद होगा। फिर आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको यहाँ पे याद होगी। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको याद होगी। फिर खेड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे याद होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे GOI 1919 था। मतलब यहाँ पे क्या है, GOI 1919, जिसको बेसिकली यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी इसी के टाइम पीरियड पे आया था। फिर हमने यहाँ पे राउलेट एक्ट भी देखा था, वो भी इसी के टाइम पीरियड का है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जलियांवाला बाग भी देखा था, जो मैसेकर हुआ था, तो वो भी आपका इसी के ही टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है।
फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी मैंने बताया था कि 1907 में जो आपके यहाँ पे कांग्रेस आपकी अलग हुई थी, ठीक है। उस टाइम तो यहाँ पे पार्टी ऐसे नहीं थी, ऑल इंडिया कांग्रेस जो आपकी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो आपकी अलग हुई थी। तो वो आपकी सूरत के थ्रू आपकी जो सूरत में आपका यहाँ पे हुआ था सेशन, उसके थ्रू अलग हुई थी, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो जब वो एकजुट हो गई थी, तो उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के थ्रू जो आपका सेशन लखनऊ में हुआ था यहाँ पे 1916 में, तो उसमें यहाँ पे वापस से ये एक हो गई थी। तो ये भी आपको चीजें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, जो आपको मैंने बता भी रखा है, जैसे आपके यहाँ पे जो खिलाफत मूवमेंट थी, जो यहाँ पे जो आपका टर्की का खलीफा था, जब उसको हटा दिया था ब्रिटेन ने, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपके मुस्लिम थे जितने भी, तो उन सब ने यहाँ पे मूवमेंट वगैरह निकाली थी। तो उसमें जो इंडिया की मूवमेंट थी, उसमें यहाँ पे उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गांधी जी ने यही एक फायदा यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसको एक तरीके से आप बोलो अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे। फिर इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दी थी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रख लो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हमें आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला एक वाइसरॉय था जिसका नाम था यहाँ पे रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। अब इसके टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिला यहाँ पे एचआरए बनी थी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनी थी। और 1925 में इन्होंने काकोरी रॉबरी करी थी। तो काकोरी बेसिकली एक जगह है यहाँ पे लखनऊ के पास, तो वहाँ पे जो आपकी ब्रिटिशर्स की यहाँ पे जो ट्रेन थी, जो गवर्नमेंट की ट्रेन जा रही थी, उसको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे लूट लिया गया था, यहाँ पे 1925 में ये किया गया था। जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे लोगों को फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे चौरी चौरा कांड भी हुआ था। अब चौरी चौरा कांड बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपका पुलिस स्टेशन था यहाँ पे, कुछ लोगों ने उस पे आग लगा दी थी। तो जिंदा लोग यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो जल गए थे। जिसके बाद जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी थी ना, इस पर्टिकुलर आपके वाइसरॉय के अंदर, जेम्स फोर्ड के अंदर, तो वो इन्होंने वापस ले ली थी यहाँ पे रीडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने वायलेंट मतलब लोग वायलेंट चले गए थे, और गांधी जी का यहाँ पे वही था, नॉन वायलेंट से रिलेटेड चीजें। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। और इसका यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 1921 से लेके 26 तक का यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेडिंगे टू की। अब देखो हेडिंगे जो आपका यहाँ पे हेडिंगे टू है, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसने जो आपका कर्जन था, उसने जैसे बंगाल को सेपरेट किया था, तो इसने बेसिकली यहाँ पे बंगाल के दोनों हिस्सों को यहाँ पे मिला दिया था। मिलाने को हम लोग यहाँ पे एनुलमेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे एनुलमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने ना कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे कैपिटल अब उस टाइम तक आपकी थी यहाँ पे कलकत्ता, और कलकत्ता से अब आपकी बन गई थी यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल भी इसने शिफ्ट कर दी थी। ये भी आपका यहाँ पे हुआ था 1911 में, और ये भी आपका 1911 में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इसके अलावा इसी के टाइम पीरियड पे आपकी बनी है यहाँ पे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा भी आपकी इसी के टाइम पीरियड पे बनी है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक मेजर रोल रहेगा जब हम आगे दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली पैक्ट वगैरह ये सब हम जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि इन्होंने अपोज किया थे जो भी मुस्लिम लीग के जो डिमांड्स वगैरह थी, उनको यहाँ पे इन्होंने अपोज किया था। और उसके इसके रिस्पॉन्स में फिर हमें बाद में देखने को मिला था कि यहाँ पे दोनों के चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे कांग्रेस फिर एक पर्टिकुलर नतीजे पे यहाँ पे पहुंची थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। अब उसके अलावा फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि 1915 में गांधी जी वापस आए थे। तो इसी के टाइम पीरियड पे बेसिकली आपके यहाँ पे जो गांधी जी थे वो यहाँ पे वापस आए थे, ठीक है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, जैसे आपका यहाँ पे एक और वाइसरॉय ले लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे विलिंगडन। अब जो ये विलिंगडन वाइसरॉय जो बेसिकली है, तो इसमें आपको, अच्छा विलिंगडन से पहले आपको फिर यहाँ पे इरविन पढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग वो अगले वाले स्लाइड पे कर लेते हैं। पर अभी हम यहाँ पे और थोड़े वाइसरॉय देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आ गया वेवल, ठीक है। वेवल जो आपका यहाँ पे है, वेवल का यहाँ पे था 1944 से लेके 1947। अब यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, पहला यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था। कैबिनेट मिशन प्लान आपका यहाँ पे आ गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बन गई थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू। फिर 1947 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कर दिया था यहाँ पे कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे इसी के ही टाइम पीरियड पे देखने को मिलेगा। तो ये दो बस चीजें हैं जो आपको इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे याद रख लेनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इरविन के बारे में, ठीक है। अब जो आपका इरविन था यहाँ पे, ये आपका आया था 1926 से लेके 1931।
अब इसी के टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि साइमन कमीशन इसी के ही टाइम पीरियड पे बना भी है और वो इंडिया में भी इसी के ही टाइम पीरियड पे आया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे आई थी। अब नेहरू रिपोर्ट भी आपका दिल्ली पैक्ट और दिल्ली मैनिफेस्टो वगैरह उस सब से रिलेटेड है, तो वो भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पर आपको ये बस इतना याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो आपका दांडी मार्च है, ये भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। जो सॉल्ट लॉज वगैरह थे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो दांडी मार्च हुआ था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी के कोष तक, तो वो भी आपको यहाँ पे इसमें याद रखना है। फिर आपकी जो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो आपकी हुई है, वो भी आपकी इसी पर्टिकुलर चीज पे हुई है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपका यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी दोनों ही नहीं गए थे, तो इसको यहाँ पे एक चीज दिख गई थी कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का होना और गांधी जी का होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, अगर इनको कोई एक पर्टिकुलर नतीजे पे पहुंचना है तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे इरविन ने क्या किया, उसके बाद इन्होंने साइन किया यहाँ पे गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अब इस पैक्ट में ना बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पे गांधी जी को हटानी पड़ेगी, जो इन्होंने हटा भी दी गांधी जी ने बाद में। पर फिर गांधी जी ने यहाँ पे जो एक चीज रखी थी यहाँ पे कि भगत सिंह जो आपके राजगुरु हैं, सुखदेव है, तो इन सबको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे छोड़ दिया जाए, पर उसके लिए यहाँ पे इरविन नहीं माना था। और गांधी जी ने इतना ज्यादा, आप जैसे पढ़ते भी हो ना कि यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे बोला नहीं, या फिर कुछ भी जो आप समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में, तो वो चीज़ के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई थी। क्योंकि इसी के बाद आपको जो 1931 वाला जो आपके यहाँ पे सेशन थे कांग्रेस के, उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था एज सच गांधी जी का, क्योंकि वो लोग भगत सिंह को बेसिकली नहीं बचा पाए थे, यहाँ पे सुखदेव जी को नहीं बचा पाए थे और राजगुरु को नहीं बचा पाए थे, ठीक है। तो तीनों को क्योंकि ये लोग नहीं बचा पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा आलोचना बोल लो या फिर इनको गलत यहाँ पे बोला जा रहा था। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे इसके बाद आपको याद रहेगा, वो है आपका यहाँ पे विलिंगडन। अब देखो विलिंगडन आपका यहाँ पे मैंने क्यों बोला था कि इसके बाद आपको यहाँ पे कराना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इकलौती आपकी ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों गए थे। और जैसा आपका यहाँ पे इरविन और गांधी जी के पैक्ट में साइन हुई थी चीजें, जो भी यहाँ पे बात करी गई थी, वो सब एक तरीके से यूजलेस साबित हुई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वो पैक्ट साइन हुआ उसके बाद आपका इरविन हट गया और नया वाइसरॉय आ गया। अब नया वाइसरॉय जब आया तो वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पर यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो वो चाहते थे, यहाँ पे जो इरविन चाहता था वो तो गांधी जी ने कर ही दिया एक तरीके से, अगर आप देखो तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी हटा दी, और वो एक तरीके से यहाँ पे तीनों अपने यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज को भी नहीं बचा पाए, नेशनलिस्ट को नहीं बचा पाए, अगर आप यहाँ पे उस टर्म्स पे देखते हो तो। पर यहाँ पे जो आपका ये जो आपकी बाकी सारी चीजें थी जो गांधी जी चाह रहे थे कि इंडियंस को मिले या फिर सपोर्ट हो, वो अब यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आपका वाइसरॉय चेंज हो गया। फिर इसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ पे कि पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। फिर आपका यहाँ पे एक आता है कम्युनल अवार्ड्स, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं यहाँ पे बेसिकली जो आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रिजर्व कर रही थी सीट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज याद रख लेना। इसके अलावा आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको याद रखना है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चीजें हमने यहाँ पे इसी से ही ले रखी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो आपका यहाँ पे एक और वाइसरॉय बचा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे लिंगलित को, ठीक है। ये आपका एन है, ठीक। तो यहाँ पे अगला वाइसरॉय है आपका यहाँ पे लिंगलित गो, और ये आपका है 1936 से लेके 1944 तक। अब देखो इसी के टाइम पीरियड पे जो आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बना दिया था 1939 में, इन्होंने बना दिया था, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने प्रेसाइड किया था, त्रिपुरी सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे अगस्त ऑफर आ गया था, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है 1940 में, ठीक है। फिर इसी के टाइम पीरियड पे आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन आ गया था। क्रिप्स मिशन बेसिकली आपके यहाँ पे जो वॉर चल रही थी यहाँ पे दूसरी वाली, तो उसमें यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट वो लोग लेना चाह रहे थे एक तरीके से, पर इंडिया ने यहाँ पे इस चीज के लिए यहाँ पे मना किया था, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कुछ डिमांड्स रख रहा था, वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 1942 में, जहाँ पे हमें एक तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे डू और डाई का यहाँ पे नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और ये एक तरीके से आप देखो तो वायलेंट नेचर था यहाँ पे गांधी जी का, क्योंकि इससे रिलेटेड आप बाकी जितनी भी मूवमेंट आप देखो गांधी जी की, उनमें कभी भी ऐसे टर्म्स के स्लोगन्स हो गए या फिर ऐसी मूवमेंट ऐसी यहाँ पे शुरू नहीं करी गई थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो होती है, आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे वायलेंट नेचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गांधी जी का। फिर उसके बाद वायलेंट मतलब ऐसे लड़ाई नहीं करने लगे थे, मतलब यहाँ पे आप मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप जो सोच रहे हैं वो उस टर्म्स में अगर आप बात करो, स्लोगन से रिस्पेक्ट में बात करो, या फिर जो आप मूवमेंट शुरू कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, लड़ने नहीं गए थे वो, सिंपल टर्म्स में आप ऐसे याद रखना। फिर इसी के इन्हीं के इसके टाइम पीरियड पे आपको यहाँ पे जो आपकी आर्मी थी, ठीक है, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में जो आपकी बनी थी, यहाँ पे मोहन सिंह ने यहाँ पे जो बनाई थी, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ रखना है कि इसी के टाइम पीरियड पे बनी है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से हमने जुडिशियल रिव्यू अपना यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, और उसमें भी आपका सोर्सेज ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ना इसी इन दो दो क्वेश्चन मैंने आपके ले रखे हैं, उसके थ्रू हम सारे सोर्सेज को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या क्या लिया। तो देखो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, अब इसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपकी यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी थी, जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, फिर जो आपका प्रेसिडेंट रूल है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, तो वो तीनों चीजें आपको यहाँ पे यहीं से ही देखने को मिली हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे इससे लिया है पब्लिक सर्विस कमीशन। अब पब्लिक सर्विस कमीशन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका यूपीएससी है तो वो यूनियन का है, मतलब सेंट्रल लेवल पे है। फिर आपका स्टेट का जो होगा वो आपका एसपीएससी हो जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आप यहाँ पे देखोगे, तो ये भी हमने यहाँ पे इसी पर्टिकुलर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे जो जुडिशरी है, कि आपका हाईएस्ट कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे इसी से ही देखने को मिलेगी। फिर आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पे फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम बेसिकली आपको बताती है यहाँ पे कि क्या आपके रिलेशन वगैरह है आपकी यूनियन और सेंटर के बीच में, तो वो मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे यहीं से ली है। फिर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जिस रिस्पेक्ट में आपके जितने भी आपके जो भी फंक्शंस हैं, वो सब हमने यहाँ पे इसी से ही ले रखे हैं। बाकी तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने यहाँ से ले रखा है, तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि वो हमने यहीं से ले रखा है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे यूएस की हम पहले बात कर लेते हैं, या फिर चलो ऊपर आपका यूके है तो ऊपर से लिखना शुरू कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप यूके की बात करते हो तो यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनसे रिट्स वगैरह ले रखी है, ठीक है, रिट्स जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अलग अलग जो हमारे यहाँ पे रिट्स हैं, तो वो सब हमने यहाँ पे इनसे ले रखी है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि आपका 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज आपको बताती है। फिर हमने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ले रखी है। सिंगल सिटीजनशिप यहीं से ही ले रखी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, जो आपका आर्टिकल 14 है जिसमें दो चीज के बारे में बताता है, उसमें से एक है आपका यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, तो वो भी हमने यहाँ पे इन्हीं से ही ले रखा है, ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आप एक और चीज देखोगे वो है आपका यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, जो भी आपके एमपी बन गए वगैरह, तो उनको क्या प्रिविलेजेस वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो वो भी यहीं से ही हमने ले रखा है, ठीक। तो ये आपका था यहाँ पे यूके। अब यूएसए से देखोगे आप तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गए, पहली चीज है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए। फिर आपका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो गया, जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर बेसिकली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही है, यूएसए। फिर इम्पीचमेंट कैसे करना है यहाँ पे प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के हमेशा केस में इम्पीचमेंट की बात होगी, कभी भी रिमूवल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आपके जो जजेस हैं उनके केस में आप हमेशा रिमूवल आप वर्ड यूज करोगे, तो उनको कैसे रिमूव करना है वगैरह, तो वो सब हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है। फिर प्रियम्बल हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है। अगर आप देखोगे तो वैसे प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लाए थे उससे प्रेरित है या फिर उससे इंस्पायर्ड है, पर उनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन खुद है वो आपका यहाँ पे यूएस के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हमने यूएसए से ही प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। वरना तो अगर आप देखोगे आपको ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो आप वो टिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने यहाँ पे ले रखी है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे PIL हमने यहाँ पे ले रखी है इनसे ही, ठीक है, जो आपको यहाँ पे अलग से और चीज याद रख लेनी है।
फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट रहेगी आपकी जो जुडिशरी है, वो बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी, अपना डिसीजन अलग वगैरह वो लेगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पे इन्हीं से ही ले रखी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे आयरलैंड। अब आयरलैंड से देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी यहाँ पे डीपीएसपी। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन वगैरह होगा वो भी हमने यहाँ पे इन्हीं से ही ले रखा है। फिर तीसरी चीज़ है यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो आपके कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होके आते हैं तो उनका बेसिकली क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा, वो सब भी हमने यहाँ पे आयरलैंड से ले रखा है। तो ये तीन चीज़ें आपकी यहाँ पे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक जर्मनी अलग से याद रख लेना। तो जर्मनी वाले केस में आपको याद रखना है कि कैसे आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी आप यहाँ पे कैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को आप यहाँ पे और कौन से फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज़ आपकी हमने ले रखी है यहाँ पे जर्मनी से, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका। अब देखो साउथ अफ्रीका से हमने ले रखा है कि कैसे हमें यहाँ पे अमेंडमेंट वगैरह करनी है। ठीक है, अमेंडमेंट कैसे होगी वो हमने यहाँ पे ले रखा है। फिर हमने ले रखा है यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा हमारे यहाँ पे राज्यसभा मेंबर्स का, राज्यसभा मेंबर्स का यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा वो हमने यहाँ पे ले रखा है। अब देखो यहाँ पे दो अलग चीजें हैं, वो आपका नॉमिनेशन से रिलेटेड है कि नॉमिनेशन कैसे होगा राज्यसभा मेंबर का, वो अलग चीज है। और इलेक्शन बेसिकली आपको बता रहे हैं इनडायरेक्टली, जो आप यहाँ पे देखते हो ना कि हमने जो इनको सिलेक्ट किया, जो आपके पीपल को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर वही आगे जाके उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके राज्यसभा में जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखो तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमने कहाँ से लिया, हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका से लिया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे सोवियत आपको दे देगा, या फिर आपको रशिया दे देगा, या फिर आपको यूएसएसआर दे सकता है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आपको दे सकता है, सोवियत यूनियन, रशिया या फिर यूएसएसआर। तो यहाँ से याद रखना हमने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी है, जो कि आपको देखने को मिलेगा दो बार हमने ऐड करी है। पहली वाली आपकी 42nd के थ्रू ऐड हुई है, जो कि 10 ड्यूटी ऐड हुई थी, और फिर आपकी एक ड्यूटी ऐड हुई थी 86 के थ्रू। तो ओवरऑल ड्यूटी आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, 11th आपकी यहाँ पे टोटल हो गई। ठीक है, तो टोटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 है, जिसमें से जो 10 है वो हमने यहाँ पे 42nd के थ्रू ऐड करी है, और एक हमारी यहाँ पे 86 के थ्रू ऐड हुई है। ये वाली आपकी यहाँ पे 1976 में हुई है, और ये वाली आपकी यहाँ पे 2002 में हुई है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना यहाँ पे जो रहने वाले, देखो यहाँ पे तो हमने ये डिस्कस यहीं पे ही कर लिया। तो अब यहाँ पे जो आपकी कुछ बची है, इसके अलावा हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे उनको, ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि फ्रॉम विच कंट्री वी टुक फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जैसे ना आपको बताया यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएसएसआर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि कौन से आपके रहेंगे जो आपकी दूसरी चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके यहाँ पे जो अलग अलग आपकी और कंट्रीज हैं उनके रिस्पेक्ट पे, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे कनाडा जो आपका रह गया है। अब देखो कनाडा से हमने बेसिकली ले रखा है यहाँ पे फेडरलिज्म, कि आपका जो सेंटर होगा वही सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, फेडरलिज्म विद स्ट्रांग सेंटर। ठीक है, सेंटर, या फिर आप इसको ही ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे विद स्ट्रांग सेंटर। ठीक है, विद स्ट्रांग सेंटर कर लो इसको, ज्यादा आप यहाँ पे देखोगे ज्यादा सेंस बनेगा। ठीक है, तो विद स्ट्रांग सेंटर आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम के कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। ठीक है, कि वो आपके प्रेसिडेंट को, अगर वो प्रेसिडेंट पूछना चाह रहा है या फिर अभी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे सकता है उसके एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले रखा है आपके यहाँ पे कनाडा से ही। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट वगैरह आपकी कैसे रहेगी। ऑफिस तो हमने यहाँ पे लिया था गवर्नर का, उनके थ्रू। ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, पर अपॉइंटमेंट कैसे वगैरह होगा वो सब हमने ले रखा है यहाँ पे कनाडा से। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर लिखा नहीं है, नहीं लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर है। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेना है, वो हमने यहाँ पे इसी से ही ले रखा है। ठीक, फिर उसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कनाडा के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर हमने यहाँ पे ले रखी है, कि आपके यहाँ पे जो रेसिड्यूरी पावर्स है, कि जो आपकी सेंटर की पावर वगैरह होंगी वो बेसिकली आपके यहाँ पे स्टेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे कि सेंटर, ठीक है, रेसिड्यूरी जो पावर है वो बेसिकली आपके यहाँ पे सेंटर के पास रहेंगी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे कि जो पावर्स है जो आपकी ना तो सेंटर के अंदर आपकी मेंशन है ना स्टेट के अंदर मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो वो पावर सब आपकी यूनियन मतलब सेंटर के पास चली जाएंगी। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो कि ऐसी कोई भी आपकी एक आइटम या फिर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आपको नहीं बता रखा है कि इसकी जो पावर होगी, इससे रिलेटेड जो पावर होगी, क्या वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। अगर वो नहीं बता रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो पावर होगी वो आपकी सेंटर के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे रह गया ऑस्ट्रेलिया। अब जो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ले रखा है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट आपको जैसे पता होगा कि आपके यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट है, 7 शेड्यूल में आपको दे रखा है यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, जो भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, जो भी आपके आइटम्स वगैरह उसमें लिखे हुए हैं। फिर आपकी आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे जो जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं उन पे सिर्फ लॉज आपका स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। फिर तीसरा आता है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो चीजें दे रखी हैं उस पर आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो ये हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे ले रखा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो जॉइंट सिटिंग जो बेसिकली आपकी होती है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग जब आपकी, ये आपकी कब होगी, जब मान लो आपको डेडलॉक फेस करना पड़े कि यहाँ पे एक हाउस ने वो बिल पास कर दिया पर दूसरा हाउस वो उसको पास नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये आपकी याद रखना, जॉइंट सिटिंग कभी भी आपकी मनी बिल के केस में नहीं होगी। ऐसा कोई भी बिल जहाँ पे पावर लोकसभा की ज्यादा है उस केस में आपका यहाँ पे सिटिंग नहीं होने वाली है। और अगर आप देखोगे तो आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 बिल ऐसे आए हैं अब तक, जब से हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमें यहाँ पे मिले, इंडिपेंडेंस मिली है, तब से अब तक यहाँ पे सिर्फ 3 बिल ऐसे आए हैं जहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग हुई है। ज्वाइंट सिटिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिल के यहाँ पे बैठते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं और फिर यहाँ पे वोट डालते हैं। तो वो आपका होता है यहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग, और इसको प्रेसाइड करता है स्पीकर। अगर स्पीकर यहाँ पे नहीं है उस टाइम पे, आपका ऑफिस वेकेंट है स्पीकर का, तो वाइस जो आपका डिप्टी स्पीकर है ये प्रेसाइड करेगा। अगर मान लो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों अवेलेबल नहीं है या फिर उनका ऑफिस वेकेंट है, तो उस केस में अगर ज्वाइंट सिटिंग होगी तो आपका प्रेसाइड करता है वाइस चेयरमैन। ठीक है, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाइस चेयरमैन आपका, क्योंकि मेंबर ऑफ द हाउस होता है, चेयरमैन जो होता है वो खुद ही एक वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे कंट्री का, और वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज को प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना, पहले पे स्पीकर है, स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर, अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो वाइस चेयरमैन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपका जैसे आपका रह गया यहाँ पे फ्रांस। अब फ्रांस से हमने ले रखा है कि हमें कैसे चेंजेस वगैरह करने हैं प्रियम्बल में। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पे अडॉप्ट करने हैं, यहाँ पे चेंजेस अडॉप्ट दी चेंजेस इन प्रियम्बल। तो हमने ये ले रखा है यहाँ पे फ्रांस वगैरह से। और फिर जो आपका यहाँ पे जापान है, जापान से हमने बेसिकली ले रखा है यहाँ पे प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब आर्टिकल्स का आप बोल सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ले रखा है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये आपके यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंट सोर्सेज वगैरह थे, यहाँ पे जितनी भी कंट्री से रिलेटेड आपकी चीजें थी वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे डीपीएसपी है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डीपीएसपी, पर उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये बेसिकली आपके ना 3 कैटेगरीज में आपके यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको एक फैक्ट दे रखा है, तो इसको याद रख लेना सबसे पहले तो, कि जो आपके डीपीएसपी होते हैं वो 3 मेजर कैटेगरीज में आपके डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी वो कैटेगरी नहीं है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑथोरेटिव। तो ऑथोरेटिव नाम का कोई भी आपका यहाँ पे कैटेगरी नहीं है जिसपे आप डीपीएसपी को डिवाइड करते हो। आपका लिबरल कैटेगरी होता है, आपका सोशलिस्ट होता है, और आपके यहाँ पे गांधीयन होता है। ठीक है, तो ये 3 आपकी कैटेगरीज होती है जिसको आप डीपीएसपी को, जिसमें बेसिकली आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। अब जो आपका लिबरल है इसमें बेसिकली आप यहाँ पे लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे होगे। यहाँ पे याद रखना लिबर्टी, और साथ साथ आपका यहाँ पे इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे होगे, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से कि आप यहाँ पे जो आपके सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह जैसे होते हैं या प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे बात कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके सोशलिस्ट है, अब सोशलिस्ट आपके होते हैं यहाँ पे सोशल, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस नाम से भी जानते हैं, जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रही होगी या फिर आपके सोशल कल्चर रिफॉर्म वगैरह से यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली आप ऐसे याद रख लो कि जो आपके यहाँ पे रूरल एरियाज वगैरह से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी, या फिर जो आपकी
रूरल एरिया से ही रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज इन द सेंस बहुत मेजर इंडस्ट्री में समझना, पर मतलब जो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मदद करे एक तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे आपको विलेज पंचायत के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो विलेज पंचायत जो आपको आर्टिकल 40 बताता है वो आपका गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा किसके ऊपर बेस्ड है, याद रखना। पर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, पहले तो याद रखना जो आपके डीपीएसपी है, डीपीएसपी के आर्टिकल शुरू होते हैं यहाँ पे 36 से लेके 51 में। पार्ट अगर आपसे पूछा जाए या तो इस तरीके से लिखा हुआ दे देगा या फिर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे देगा। ये बेसिकली होता है रोमन, जो है दूसरे पे लिखा है। कहाँ से ले रखा है अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आयरलैंड से हमने ले रखा है, ये आपको याद रखना है। और ये आपके नॉन जस्टिसएबल है, मतलब इनको लेके आप कोर्ट में लड़ने नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है वगैरह तो इसको लेके आप कोर्ट में लड़ने नहीं जा सकते हो। कोर्ट में लड़ने के लिए सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, ना तो आप फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जा सकते हो, ना ही आप यहाँ पे डीपीएसपी के लिए जा सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ पे सोशियो, पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है इनके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे आपको दो आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एक है आपका 38 और एक है आपका यहाँ पे 39, ठीक है। अब ये जो है आपकी दोनों आर्टिकल्स, ये देखो किसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं यहाँ पे इक्वल पे के ऊपर, इक्वल पे मिलना चाहिए यहाँ पे मेन वुमेन सबके लिए। फिर ये बात करते हैं यहाँ पे वेल्थ से रिलेटेड ये बात करते हैं। फिर ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये बेसिकली बात करते हैं कि किसको यहाँ पे एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कहा जाता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे कि क्या क्या चीजें मेनली यहाँ पे लोगों के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाए, एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट में, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो वो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। लाइवलीहुड का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि मिनिमम चीजें आपको होनी चाहिए, तो इन दोनों को आप सेम चीज में यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको इक्वली बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे चिल्ड्रन और यूथ में, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर आप अगर हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रिंसिपल पे, वो आ जाता है अपने यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल। अब जो आपके यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल है, अब देखो यहाँ पे सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स नहीं है, बस एक सेकंड देना, यहाँ पे प्रिंसिपल्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पे डीपीएसपी के केस में बात कर रहे हैं। रिफॉर्म्स तो आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने यहाँ पे शुरू में दो तीन जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो गांधीयन प्रिंसिपल है इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत के रिस्पेक्ट में बात करता है, आर्टिकल 43 जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 45 जो कि चिल्ड्रन के यहाँ पे चाइल्डहुड केयर के रिस्पेक्ट में या फिर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करता है जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं। फिर आपका आर्टिकल 46 जो कि आपका यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वीकर सेक्शन के। और 47 है आपका यहाँ पे ड्रग्स और ड्रिंक्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे रहेगा कि इनको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। फिर 48 है आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे काउज वगैरह को यहाँ पे स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है, या फिर कोई भी आपके दूसरे एनिमल जो यहाँ पे मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उनको स्लॉटर नहीं करना है। इसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि प्रिवेंट करना है इन सब से। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे लिख दी, मतलब बता दिया आर्टिकल कौन से, पर जो मैंने बोला है उसको भी अलग से लिख लेना, वापस बोल दे रहा हूँ। आर्टिकल 40 आपका विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 आपका प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को। 45 जो है वो आपका चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है बच्चों की जब तक वो 6 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो 6 साल तक वो यहाँ पे प्रमोट कर रहा है एक तरीके से। फिर 46 जो है आपका यहाँ पे वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है वीकर सेक्शन के लिए। फिर 47 आपका ड्रग्स और ड्रिंक्स को प्रोहिबिट कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए, इसका यूज नहीं होना चाहिए, ये बता रहे। 48 जो है ये आपको बता रहे कि ऐसे कोई भी कैटल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जैसे काव वगैरह हो गई, इनको स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करिए, अब आप खुद सोच सकते हो अभी ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, और डीपीएसपी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पर क्योंकि अब ये नॉन जस्टिसएबल है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज होती है तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो जब तक आपकी ऐसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी, अगर वो ऐसे कोई लॉ वगैरह यहाँ पे बना देती है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है। अगर हम ऑल ओवर द मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो नॉन जस्टिसएबल है, आप उसको लेके कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात कर देते हैं अपने यहाँ पे थर्ड वाले की, तो वो अपना आ जाता है यहाँ पे वेस्टर्न लिबरल, वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल।
तो देखो वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि वेस्टर्न के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज है, उसको जो थोड़ा यहाँ पे दर्शाता है या फिर उसको जो बताता है, वो सब आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 39 जो है, ये आपको बताता है यहाँ पे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को जस्टिस में, और हर एक लोग को यहाँ पे फी फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी आपके वकील वगैरह होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सैलरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फ्री लीगल एड दी जाए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 43A। अब 43A बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे कि जो वर्कर्स है उनके लिए यहाँ पे सिक्योर रहे, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे सिक्योर रहे, ये आपको बताता है। फिर 44A जो है, ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है। 44A की जगह आप इसको 44 ही कर लो। ठीक है, तो ये आपको बताता है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसी के रिस्पेक्ट मैंने अपना अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे व्हाट इज द एम ऑफ द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू सिक्योर फॉर द सिटीजन, यहाँ पे लास्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अपना हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। पर वहीं पे वापस आते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे 44 के बाद 45। अब 45 बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है बच्चों को। ठीक है, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनको यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए। और वही वही सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन वाला, तो वहाँ पे भी यही सेम चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और ये आपका एज ऑफ 14 तक चलता है। फिर 46 की हम बात करते हैं। अब 46 बेसिकली आपको बताते हैं यहाँ पे कि एजुकेशन की यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है, किसके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आपके वीकर सेक्शन। ठीक है, इन तीनों में कोई भी आप यहाँ पे लोग हो तो उनके प्रमोशन कर रहा है, बेसिकली उनके एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहा है, उनको एजुकेट करना चाह रहा है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में ही चीजें हो, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 47, जो कि यहाँ पे न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में है। फिर आर्टिकल 48 जो आपका एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में है, और आपका आर्टिकल 48A जो आपका इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, हस्बेंड्री वगैरह हो गया, फिर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आपको देखो यहीं पे देखने को मिलेगा जो आपका इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 50। अच्छा, 50 से पहले यहाँ पे याद रखना 49। 49 बेसिकली आपको बोलता है कि जो जो आपके मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उनको आपको डैमेज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे मॉन्यूमेंट हो, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है तो आपको उसको डैमेज नहीं करना है, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे बेसिकली बात की गई है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर 50 आपको यहाँ पे बोलता है कि जो आपका सेपरेशन है यहाँ पे जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बोला गया है कि जुडिशरी जो होती है वो आपकी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होती है। फिर 51 आपको बताता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में आपको 51 बताता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, और मैंने आपको यहाँ पे इसका अगले वाले क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर दे दिया, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, आपसे जो पूछा जा सकता है। अब जैसे जो आपको बाकी भी दे रखे, अभी हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि प्रोटेक्ट करना है अपने मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस वगैरह को, यहाँ पे आर्टिस्टिक जो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो आपको दे रखा है यहाँ पे आर्टिकल 49 में। तो ये तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर जो सेपरेट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे जुडिशरी को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, ये आपका है आर्टिकल 50। फिर आगे आपको दे रहा है कि प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब इन्वायरमेंट आपको टर्म देखने को मिल रही है, ये आपका है यहाँ पे 48A। तो ये भी हम अभी अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका एक ही बचा है जो आपका 44 है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट है यहाँ पे, याद रखना कौन सा वर्ड आपका प्रीएम्बल में ऐड नहीं हुआ है अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो आपका प्रीएम्बल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बार आज तक अमेंड हुआ है, वो भी आपका इसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लेना। और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। फिर देखो हमने यहाँ पे पहले भी जैसे डिस्कस कर रखा है, तो ये आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इंट्रोड्यूस आपका कब हुआ है, तो ये मतलब आपको डेट याद रखनी है, वो है आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949। और कब ये आपका इफेक्ट में आया है, तो इफेक्ट में ये आपका आया है यहाँ पे 26 जनवरी
1950। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये इंस्पायर्ड किससे है, तो ये आपका जो प्रियम्बल है ये बेसिकली आपका इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है, ये आपका किससे इंस्पायर्ड है? ये आपका इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। और ये बेसिकली यहाँ पे लाया कौन था? तो ये लेकर आए थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये भी हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे 1946 में यहाँ पे लेकर आए थे। अब उसी के बाद हमें यहाँ पे देखने को बेसिकली यहाँ पे मिलता है, जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया सोर्सेज में, कि ये खुद एक इंस्पायर्ड चीज है। बेसिकली जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये खुद इंस्पायर्ड है आपके यहाँ पे यूएस के प्रियम्बल से, तो इसलिए हम इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि हमने यहाँ पे जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे यूएस से लिया है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये आपको दिया जाए कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नेहरू का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, तो वो एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ड ऐड हुए थे, तो याद रखना, इंटीग्रिटी आपका ऐड हुआ था, सोशलिस्ट ऐड हुआ था और आपका सेकुलर ऐड हुआ था। ठीक है, रिपब्लिक आपका ऐड नहीं हुआ था, तो इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक। अब देखो, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखो, इसको डीपीएसपी को यहाँ पे चेंज करके प्रियम्बल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम प्रियम्बल की बात कर लेते हैं, क्योंकि डीपीएसपी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको आर्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे बता भी दिया सारे। अब यहाँ पे जो प्रियम्बल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सोवरेन। सोवरेन मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे कि हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, किसी के ऊपर आप बोलो यहाँ पे किसी का रूल नहीं है, इस तरीके से आप सिंपल याद रख सकते हो। फिर दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको वर्ड देखने को मिलेगा वो है आपका यहाँ पे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। ठीक है, डेमोक्रेसी बेसिकली हमारी यहाँ पे कंट्री फॉलो करती है, तो उस टर्म की हमारी यहाँ पे सोशलिस्ट है। फिर आपको नेक्स्ट टर्म देखने को मिलेगा यहाँ पे सेकुलर। अब जो सेकुलर है मतलब हमारी कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारी कंट्री का रिलीजन नहीं है, हमारे इधर सब लोग रह रहे हैं, ना ही हमारी कोई कंट्री एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड हम बोले जाते हैं। कि जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के फैक्टर में आती है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो क्रिश्चियन कंट्रीज के नाम में आती है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे कोई भी रिलीजन बेसिकली हमारा नहीं है ऑफिशियल, अगर हम बात करें हमारी कंट्री का। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक बेसिकली हो गया एक तरीके से कि लोगों के पास पावर है यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की, अपना लीडर चूज करने की। ठीक है, तो चूज रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारी जो कंट्री है वो आपकी रिपब्लिक कंट्री है, और हमारी जो कंट्री है वो आपकी यहाँ पे जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके की यहाँ पे बात करी गई है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करी गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ पे बात करी गई है, और आपके यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर जो आपकी यहाँ पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पूछा जाता है कि कितने तरीके के आपकी इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, तो दो तरीके के हैं। पहले आपका यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, दूसरा है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हर एक को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलनी चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करी गई है। फिर अगला है हमारे पास यहाँ पे लिबर्टी वर्ड। अब लिबर्टी के केस में ना हमें यहाँ पे पांच चीजें देखने को मिलती है। लिबर्टी ऑफ थॉट, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने यहाँ पे दिमाग के जो भी हमारे थॉट्स वगैरह हैं उन सबको। फिर एक्सप्रेशन मतलब आपका लिबर्टी ऑफ बिलीफ, किसी भी चीज़ पे हम बिलीव रख सकते हैं। फिर आपका लिबर्टी ऑफ फेथ, किसी में भी फेथ रख सकते हैं, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। और आपका लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ठीक है, किसी भी की भी हम यहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं, अगर हम अपने रिलीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर अपना नेक्स्ट वर्ड आ जाता है यहाँ पे फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी बेसिकली आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि ये बता रहा है ब्रदरहुड को। ठीक है, भाईचारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये आपको वो बता रहा है। ठीक है, भाईचारा के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिस जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेंगे। और ये आपको पूछा जाता है कि कितने तरीके के जस्टिस बता रखे हैं, कितने तरीके की इक्वालिटी बता रखी है। तो ये नंबर भी याद रख लेना कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो ओजोन होती है वो आपके कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी लेयर्स है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, TSM TE। अब जैसे आपको अगर पता हो तो TSM बेसिकली आपकी कोई एक ऑनलाइन गेमिंग की आई थिंक कोई आपकी वो थी, टीम वगैरह होती थी, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो TSM ऐसे करके। और TE आप उसमें अलग से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे TSM TE है, अब इसमें ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है ना, ये हर एक लेयर का यहाँ पे नाम बताता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो आपकी लेयर है ये आपकी है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो आपको सबसे ऊपर देखने को मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे लिखी है पर ये सबसे नीचे रहेगी। मतलब अगर हम अपने हिसाब से देखें जमीन के सबसे पास लेयर कौन सी है तो वो आपकी ट्रोपोस्फेयर रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे मत समझना कि एक्सोस्फेयर ऊपर है, नहीं, जमीन के पास कौन सी रहेगी वो रहेगी आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे भी यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नियर टू अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है अर्थ सरफेस के पास, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है जो आपका अगला ऑप्शन है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है तो ये आपका यहाँ पे 18 किलोमीटर वाइड रहता है आपका यहाँ पे इक्वेटर पे, और 8 किलोमीटर आपका वाइड रहता है आपका यहाँ पे पोल्स पे, ठीक है, ये याद रखना। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर गिरेगा मतलब कि आपकी हाइट क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे गिरता रहेगा। यहाँ पे ही आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर लेयर में। इसी पर्टिकुलर लेयर में आपको 90% आपकी यहाँ पे गैसेस देखने को मिलती है, जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि गैसेस वगैरह प्रेजेंट रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसमें 90% गैसेज आपको यहीं देखने को मिलती है। फिर यहीं पे ही आपको एक रीजन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रोपोपॉज, ठीक है। अब जो ये आपका ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक चीज याद बस आपको रखनी है कि ट्रोपोपॉज का आपको पूछा जाता है कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर याद रखना -58 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। बस इतना चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। बाकी अगर देखो गैसेस के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो नाइट्रोजन आपकी सबसे ज्यादा रहती है यहाँ पे 78%। ऑक्सीजन जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपकी रहती है 21%, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको अलग से याद रख लेनी है। फिर अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका रहता है यहाँ पे 50 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज रहती है इसकी। यहाँ पे कोई भी आपको क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बेस्ट लोकेशन है आपके यहाँ पे फ्लाई करने की, एरोप्लेन्स वगैरह को उड़ाने की आपकी बेस्ट लोकेशन है ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा आपका यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एम, एम से याद आता है हमारे पास यहाँ पे मीजोस्फेयर, तो वो हम आगे लिख लेते हैं। एम से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 80 किलोमीटर वाइड रहता है। यहाँ पे आपको मीजो मीजो पॉज आपको देखने को मिलता है, और इसका टेम्परेचर भी आपको पूछा जाता है तो 90 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, जो हमें टी दे रखा है नेक्स्ट, वो है हमारे पास यहाँ पे थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर को ही हम लोग बोलते हैं आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को ही हम बोलते हैं यहाँ पे आइनोस्फेयर। इसकी जो रेंज है ये आपकी है यहाँ पे 640 किलोमीटर्स की। यहीं पे ही आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहीं पे ही आपको क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पे सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी। यही आपका एरिया है या फिर बोलो आपका लेयर है जो एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे आपके एक्सरेज को, एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा, फिर आपका यूवी रेडिएशंस वगैरह को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे यही आपके लेयर आप बोल लो एक तरीके से कि जो प्रोटेक्ट करती है मीटियोर से। जो आपका अगर मान लो यहाँ पे कोई मीटियोर आता है तो आप देखते होगे कि अगर यहाँ पे कोई मीटियोर बहुत अगर बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा साइज भी है, तो जब भी कोई नीचे चीज आती है तो वो जल जाती है कंप्लीटली, ठीक है, बर्स्ट हो जाती है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे बताई, मतलब यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपके आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके आयंस प्रेजेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें भी देखने को मिलती है। इसलिए हम बेसिकली इसको आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर ये रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है लेयर एक तरीके से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये जो आपकी लेयर है ये आपकी हेल्प कर रही है। फिर आपकी आखिरी जो लेयर है उसका नाम है यहाँ पे एग्जोस्फेयर। तो आखिरी लेयर मतलब यहाँ पे ग्राउंड से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो फिर ये पहली लेयर हो जाएगी। ग्राउंड से अगर हम बात करें तो एग्जोस्फेयर आपकी रहेगी, इसका रेंज है यहाँ पे 960 किलोमीटर का। और बस आपको टेम्परेचर इसका यहाँ पे याद रखना है, वो आपका रहता है यहाँ पे 300 से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अलग अलग आपका यहाँ पे, क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी है 960 किलोमीटर तक है, तो रेंज के रिस्पेक्ट में आपका ये टेम्परेचर ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे पांचों लेयर हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कौन सा किसके लिए सूटेबल है ये हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका रह गया कि ओजोन किस में है ना, ओजोन आपका रहता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो याद रखना आपका जो ओजोन है ये आपका रहता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे लिख भी लो कि ओजोन लेयर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3।
नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पे वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो याद रखना ये इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे वीजले ने। अब देखो, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी क्या होती है। तो जो आपका यहाँ पे ये वॉरेन हेस्टिंग है, बेसिकली इसकी यहाँ पे पॉलिसी थी यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। अब रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, मतलब जो आपकी बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, तो यहाँ पे इनका बंगाल रीजन पे कंट्रोल है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करते थे कि यहाँ पे ना जो आपका बचा हुआ एरिया है चारों तरफ से, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका अवध एरिया था वो एक तरीके से यहाँ पे बफर जोन था यहाँ पे बंगाल का। तो बफर जोन में बेसिकली ये लोग क्या करते थे यहाँ पे कि कुछ भी अगर लड़ाई होती है किसी दूसरे रूलर के साथ या फिर किसी दूसरे आपके पावर के साथ, कोई यूरोपियन पावर के साथ, तो आपके बंगाल जो इनका एक मेन हब है, ठीक है, जैसे बंगाल है, मद्रास हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, इन सब के ये मेन हब थे। तो इन सब पे यहाँ पे लड़ाई ना हो, इनको वहां पे कोई डैमेज ना फेस करना पड़े, इसलिए ये बफर जोन्स क्रिएट करते थे। अब बफर जोन्स आपके हमेशा जो इनका मेन एरिया रहता था उसी को सराउंड करते हुए रहते थे। जैसे यहाँ पे रहेगा फॉर एग्जाम्पल अवध के लिए आपका, बंगाल के लिए आपका यहाँ पे अवध। अब कभी भी यहाँ पे लड़ाई होगी तो ये अवध में ही लड़ेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे इनको आपके मान लो एक तरीके से लॉस वगैरह हो वो अवध में हो, क्योंकि अवध में अगर कोई लॉस होता है तो इनके एज सच इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। अगर बंगाल में इनका लॉस होता है तो वो ज्यादा मायने रखेगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने वहां पे ही सब कुछ सेटअप कर रखा है। तो इसलिए बफर जोन्स में बेसिकली यहाँ पे लड़ाई लड़ते थे, और इसलिए यहाँ पे बफर जोन्स यहाँ पे इसके थ्रू क्रिएट किए जाते थे। ये था आपका यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म याद रखना है आपको, वो है बफर जोन्स। अब बफर जोन्स को ही बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप आगे लेके गया था आपका वेजले जो था, और इसका नाम दिया था इसने यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो आपका रूलर है यहाँ पे, जो आपके बफर जोन में बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहे थे कंप्लीटली। वो क्या कहते थे कि यहाँ पे जो आपका रूलर है उसकी कंप्लीट जो सेफ्टी रहेगी वो ब्रिटिश के ट्रूप्स जो रहेंगे, जो ब्रिटिश आर्मी रहेगी वो वहां पे देखेंगी। बस यहाँ पे फर्क यहाँ पे क्या रहेगा बेसिकली, कि जो आपका रूलर है ना वो सब यहाँ पे जो भी उनका खर्चा पानी रहेगा, कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे उसकी सैलरी से रिस्पेक्ट में हो गया, उनको कैसा घर रहना है, कुछ भी हो गया, सब कुछ वो वहाँ का रूलर देखेगा। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में इनको यहाँ पे रुपए मिलेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे रुपए भी मिल रहे थे उसके, और इनको यहाँ पे नुकसान भी नहीं हो रहा था। जबकि रिंग ऑफ फेंस में क्या हो रहा था कि उनको वहां पे रुपए नहीं मिल रहे थे, वहां पे बस उनको नुकसान नहीं हो रहा था, उनके मेन रीजन में वो अटैक नहीं कर पा रहे थे, वो उनके लिए सही था। पर यहाँ पे कैसे उसको और ज्यादा अच्छा करा जाए, उसके ऊपर वीजले ने काम किया था अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में कैसे अच्छा करा जाए, हमारे लिए तो सब खराब ही था अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं देखने, पर उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे उन्होंने यही सोचा कि यहाँ से हम कैसे सैलरीज वगैरह भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे रूलर्स को अपने अंडर रख सकते हैं, कैसे हम कंप्लीटली उनको अपने डिपेंडेंट कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप आज के टाइम में भी देखो, ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती है, क्योंकि उनकी खुद की आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, और अगर वो बड़ी भी है तो उनके पास ऐसे वेपन्स नहीं है कि वो लड़ सके अगर कोई दूसरा कंट्री उनके ऊपर अटैक कर दे, इसलिए वो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड रहती है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस में देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस आज के टर्म के जियो पॉलिटिक्स का एक मेन हिस्सा भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे आपसे पूछता है कि वीजले का जो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस था, इसके थ्रू सबसे पहला जो आपका किंगडम हो गया, रूलर हो गया, वो बेसिकली यहाँ पे कौन सा ऐड हुआ था, तो याद रखना सबसे पहले आपका ऐड हुआ था यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट डलहौजी। अब डलहौजी ने यहाँ पे स्टार्ट करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई रूलर है, ठीक है, मान लो ये उसका यहाँ पे टेरिटरी है, ये कोई रूलर है। अब यहाँ पे इस रूलर की शादी होती है, ठीक है, पर यहाँ पे इनको कोई भी सगा बच्चा नहीं होता, मतलब इनका खुद का बेटा नहीं होता है, ये अडॉप्ट करके ले आते हैं। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या बोला गया था कि अडॉप्टेड सन को सिर्फ और सिर्फ इस राजा की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वही मिलेगी, पर कंप्लीट किंगडम नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना कि जो अडॉप्टेड सन है उनको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान को जो अडॉप्ट, मतलब यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है, जो भी बच्चा अडॉप्ट हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की एक, आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मिलेगी, जो उसका खुद का हिस्सा होगा वही मिलेगा, पर कंप्लीट किंगडम पे वो रूल नहीं कर पाएगा। और ये कब आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो आपका रूलर है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अगर उस रूलर की डेथ हो जाती है और आपका जो बेटा है वो आपका अडॉप्टेड रहता है, तो उस केस में उस बेटे को उस रूलर की कंप्लीट किंगडम के ऊपर रूल करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको बस और बस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी मिलने वाली है उस रूलर की। ठीक है, तो बस इतना याद रखना,
और ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली बोली गई थी जब तक आपका बेटा अडॉप्ट रहता है। तो यही आपको देखने को मिला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में। इसके थ्रू ही आप देखोगे फर्स्ट किंगडम आपका यहाँ पे इनके अंडर आया था सतारा, और दूसरा आपका था यहाँ पे झांसी। ठीक है, तो झांसी भी आपको इसी के ही अंडर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे उनका भी सगा बेटा नहीं था, वो भी अडॉप्टेड था। और यहाँ पे क्योंकि उसके बाद फिर राजा की वहाँ पे डेथ हो गई थी, इसके बाद फिर हमें देखने को मिला कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये सब आपका यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से, जहाँ पे अडॉप्टेड अगर कोई बच्चा है तो उसको अपने जो आपके उसके फादर है, जो रूलर है, उसकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि कंप्लीट किंगडम पे वो रूल करेगा। तो बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा जॉन लॉरेंस की पॉलिसी याद रख लेना, वो है आपके यहाँ पे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे ये विश्वास नहीं रखता था। सिंपल टर्म्स पे आप नाम से ऐसा याद रख सकते हो। फिर जो आपका यहाँ पे लिटन था, लिटन ने बेसिकली यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम किया था, जिसका नाम था यहाँ पे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ठीक है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, बस आपको यहाँ पे यही याद रखना। और ये एक आप बोल सकते हो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी थी। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थी जो आपका यहाँ पे गवर्नर हो गए, वाइसरॉय वगैरह यहाँ पे जो लेकर आए थे। इसके रिस्पेक्ट कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस वीडियो के। भले आपको देखने को मिलेंगे कि हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, पर हमने इसी में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जितने भी अलग अलग फैक्ट्स बताए हैं वो सब भी आपके आए हुए क्वेश्चन है। पर मैंने वो एक ही क्वेश्चन लेके कंप्लीट थ्योरी के साथ मैंने आपको वो सब चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो भले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए 10 दिख रहे हो, पर हमने यहाँ पे 30-40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अगर आप थ्योरी को भी मिलाओगे तो हमने यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डाउट होता है आपको यहाँ पे, या फिर कोई भी सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। ये आप या तो यहाँ पे ये जो आप नाम में देख रहे हो ये आप डाल सकते हो टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके थ्रू जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको पीडीएफ अगर चाहिए इसकी, जो यहाँ पे हम लोग लिखे, ये जो भी मैंने आपको लिखा हुआ है, तो ये सब भी आपको कंप्लीटली फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो ज्वाइन कर लेना जाके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।